हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 इंग्लिश ग्रामर में इस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर 9 प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था। तो चूँकि आपके किताब में सिस्टम बाय सिस्टम दिया है, अगर मैं पढ़ाऊँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, फिर पास्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन चूँकि आपके बुक में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट दिया है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट दिया है, फिर कंटिन्यूअस उठाया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर परफेक्ट उठाया है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस उठाया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से दिया है। तो प्यारे बच्चों, आज आपका अगला चैप्टर है चैप्टर 10 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आइए हम ये जानने का प्रयास करें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते किसे हैं। पास्ट माने होता है अतीत, बीता हुआ, इनडेफिनिट माने अनसर्टेन, अनिश्चित। तो ऐसे वाक्य जिनसे अतीत काल में, बीते हुए समयों में किसी कार्य के अनिश्चित होने का बोध होता है, तो प्रायः ऐसे वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब आइए हम इसकी पहचान बताते हैं। वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, अथवा या था, ए थे, ई थी, अथवा या ए ई, ऐसे आते हैं। हमें यह ध्यान रखना है कि उस वाक्य से अनिश्चितता का बोध होना चाहिए। अगर कन्फर्मेशन आ जाएगा तो वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, लेकिन उन वाक्यों से हमें अनिश्चितता का बोध होना चाहिए। जैसे राहुल गाना गाता था। देखिए, अतीत की बात है, अतीत समयों में राहुल गाना गाता था। अब इससे निश्चित नहीं हो रहा है कि राहुल गाना ही गाता था, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए ऐसे सेंटेंसों को हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का, यानी अफर्मेटिव का मतलब स्वीकारात्मक साधारण वाक्यों को बनाने का नियम। आइए, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता, उसके बाद हम वर्ब की पास्ट फॉर्म, यानी वर्ब की पास्ट फॉर्म अर्थात क्रिया की सेकंड फॉर्म, क्रिया की दूसरी रूप को लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और भी कोई शब्द होता है तो उसे हम लिख डालते हैं। जैसे राहुल गाना गाता था, कर्ता आप उठाइए, करता है राहुल, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यही है क्रिया। सिंग माने होता है गाना, तो सिंग सैंग, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म होती है। राहुल सैंग ए सॉन्ग, राहुल गाना गाता था। तुम गोरखपुर जाते थे। अतीत की बात है, पता नहीं निश्चित है कि अनिश्चित है, कुछ नहीं पता तो अनिश्चित ही माना जाएगा। यू गो माने जाना होता है, तो क्रिया की सेकंड फॉर्म वेंट होगी। यू वेंट टू गोरखपुर। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया करेंगे। अब अफर्मेटिव के बाद आता है नेगेटिव, यानी नकारात्मक बात। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या नियम है।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ से शुरू होती है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया डिड लिखने के बाद हम यूज करेंगे नॉट का। अब देखिए यहीं से आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल, संध्या फूल नहीं तोड़ती थी। देखिए निगेटिव है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है यहाँ संध्या। उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लक, ए फ्लावर। संध्या डिड नॉट प्लक ए फ्लावर। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाने का काम करेंगे। उसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, तो इसमें भी आपको यही देखना होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है, तो जिनमें क्या पहले आता है उन्हें बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ईटीसी, अंत में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या महात्मा गांधी क्या महात्मा गांधी अहमदाबाद जाते थे। देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले है, तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है, तो सबसे पहले हम डिड का यूज कर देते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ महात्मा गांधी है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू अहमदाबाद। अब अगर यही प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आए, महात्मा गांधी अहमदाबाद क्यों जाते थे, तब हम क्या करेंगे, अगर बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले ले लेते हैं। वाई डिड महात्मा गांधी गो टू अहमदाबाद। अब अंत में आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर एक टेंस आप ध्यान से पढ़ लिए तो रूल बाय रूल सीधा साधा आपके समझ में आता रहेगा। आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव लिखने का मतलब ही यही आ गया कि उसमें इंट्रोगेशन भी होना चाहिए और निगेशन भी होना चाहिए, यानी प्रश्नवाचक शब्द भी होना चाहिए और नकारात्मक शब्द भी होना चाहिए। तो अगर हिंदी के वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है और बीच में निगेटिव आता है, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप सहायक क्रिया डिड लिखिएगा, सब्जेक्ट लिखिएगा, नॉट लिखिएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या
साहिल रेलगाड़ी से कुआलालंपुर नहीं जाता था। देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी आया और यहाँ निगेशन भी आया। तो सबसे पहले आप बेहिचक सहायक क्रिया डिड रख दीजिए। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए साहिल, उसके बाद नहीं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट पार्ट टू कुआलालंपुर। अभी तो ये हुआ क्या, साहिल कुआलालंपुर नहीं जाता था, तो किससे, रेलगाड़ी से, बाई ट्रेन। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द कहीं बीच में आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आपको उठा के पहले रख देनी है। जैसे महिमा वायुयान से दिल्ली से आगरा क्यों नहीं जाती थी। महिमा वायुयान से दिल्ली से आगरा क्यों नहीं जाती थी। देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी आया और निगेशन भी आया। तो ऐसे हिंदी के वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो और निगेशन हो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड है वाई, और उसके बाद हम सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं महिमा, उसके बाद निगेशन वर्ड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू, दिल्ली से आगरा, आगरा फ्रॉम दिल्ली, किससे, वायुयान से, बाई एरोप्लेन। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप बनाने का काम करेंगे। इस तरह से चैप्टर 10 पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के एक एक दो दो उदाहरण को आपके सामने रखा गया। और आशा करते हैं कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अगर रूल समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप कमेंट में आप डालेंगे कि सर ये वाला उदाहरण मेरे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा पुनः समझाने की, और तब तक समझाने का प्रयास करूंगा जब तक कि आपकी समझ में ना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आप लोग सीरियसली हार्डली आप लोग किताब का भी सहारा लेंगे और ये ऑनलाइन क्लास का भी सहारा लेंगे। दोनों का कॉम्प्रोमाइज़ करके आप लोग हर एक उदाहरण को समझने का प्रयास करिएगा। किंचित कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, आपके संदेह को दूर किया जाएगा। आप सीरियसली स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ें, समझें। धन्यवाद।